आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। डॉलर की उड़ान, गैलेप सर्वे और ऑपोजिशन की मुमकिना तहरीक, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। एक दिक्कत वाली सिचुएशन है और इसमें मुश्किल फैसले किए जाएंगे। ब्लैक मनी को वाइट करने का एक मौका दिया जा रहा है। जब एमनेस्टी स्कीम हमने एग्जैक्टली 1 साल पहले दी थी, उस वक्त बहुत बुरी थी। आज जो इमरान खान की है वो ठीक है। टैक्स चोरों को छुट्टी दे दी गई है। वो पूछ रहे हैं कि डॉलर फ्लक्चुएट कर रहा है। एक 8 माह की हुकूमत से आप 70 साल का हिसाब नहीं मांग सकते। रुपए को फुटबॉल बना दिया जिसको हर रोज किक्स पड़ती हैं। कहा जाता है कि आजकल पाकिस्तान में लेमन और डॉलर का मुकाबला जारी है। अगर लेमन 400 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है तो डॉलर ने भी ओपन मार्केट में पहली बार 150 की नफसियाती हद अबूर करके सब कुछ चौंका दिया है। सवाल यह है कि डॉलर की इस उड़ान के पीछे कहानी क्या है? क्या यह IMF को मुतमईन करने के लिए एडवांस कार्रवाई है? अगर नहीं तो करेंसी डीलर से वजीर आजम की मुलाकात क्यों बेसूद रही? क्या वजह है कि इस मुलाकात के फौरी बाद डॉलर की कीमत 4% बढ़ी, जिसको स्टेट बैंक ने मार्केट की सूरत हाल का अक्स करार दिया? क्या फिर ये समझा जाए कि IMF से मुआहदे तक डॉलर का फ्री फ्लोट जारी रहेगा, और अगर जारी रहा तो ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा? हुकूमती तर्जुमान कहती हैं कि डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव के लिए सिर्फ 8 माह की हुकूमत जवाब दे नहीं। अगर हुकूमत जवाब दे नहीं तो फिर रुपए की इस तारीखी बेकदरी के असरात से अवाम को कौन बचाएगा? क्या एक आम आदमी मजीद महंगाई बर्दाश्त कर सकेगा? चूंकि तेल, गैस और बिजली की कीमतें डॉलर से जुड़ी हुई हैं। अब एक तरफ करेंसी मार्केट का हाल यह है तो दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। ऐसा क्यों है? क्या बेयकीनी, अदम एतमाद और बहरान ने मईशत के तमाम शोबों को जगड़ लिया है? देखना यह भी है कि क्या अपोजिशन इन हालात का फायदा उठा सकेगी? आज प्रोग्राम में इन तमाम इश्यूज पे हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब ने, स्टेट मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर बैरहमान दंगी साहब और PMLN से मलिक अहमद खान साहब, MPA पंजाब असेंबली। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ में। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, IMF के मुआहदे पे अभी तक दस्तखत नहीं हुए हैं और जो डॉलर की उड़ान है आप देखें आज 150 पर पहुंच गया है, तो ये सब कुछ क्या पेशगी जो शराइत है उसकी वजह से हो रहा है? अली मोहम्मद साहब, ये जो कुछ हो रहा है, कुछ अंदाजा है गवर्नमेंट को कि इसके बाद क्या तूफान आएगा? क्या शराइत IMF के साथ जो डील हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, आपका, मेरा या किसी का भी कोई एग्रीमेंट होता है तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। अगर आपने IMF से एग्रीमेंट किया है तो उसमें उनकी कुछ शराइत आपको माननी पड़ेगी। लेकिन ये बात करना कि ये कोई उनकी शर्त है कि डॉलर का जो अपस्केल हुआ है, डॉलर जो ऊपर गया है, तो कोई IMF की शराइत है, मैं नहीं समझता। मैंने IMF का एग्रीमेंट मैंने कम से कम नहीं देखा, लेकिन मैं नहीं समझता ऐसा कोई शर्त है या होगा। देखें, मार्केट फोर्सेस होती हैं, मार्केट में आपके ब्लैक मार्केटियर्स होते हैं, वो इन मौकों की तलाश में होते हैं। इंशाल्लाह विल क्लैम्प डाउन ऑन देम इंशाल्लाह। और आई एम वेरी मच होपफुल के 100, अभी तो 50 की बात कर रही हैं, 40 तक गया था। आई एम वेरी मच होपफुल कि हम इसको वापस 140 तक लेके आएं इंशाल्लाह। हो। लेकिन खान साहब ने कहा था कि डॉलर की प्राइस में 1 रुपया बढ़ता है तो 100 अरब जो कर्जा है उसमें इजाफा होता है। सर, तो अभी ये कोई तकरीबन 600-700 अरब कर्जा बढ़ गया है, ये महंगाई की सूरत में अवाम अदा करेंगे? मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ, ये अवाम किसका गिरेबान पकड़े? देखें, आप सवाल आपने बहुत सही किया है और मैं समझता हूँ कि मैं ये कहूँ कि ना तंगी साहब की तरफ या मलिक साहब की तरफ इशारा करूँ, ये टिपिकल वही बात होगी कि बर्डन शिफ्ट करना। लेकिन हकीकत ये है कि अवाम को ये पता है कि आज अगर मुश्किल हालात हैं, ये हुकूमत उसको ठीक करने की भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन हुआ किसकी वजह से? सबको पता है कि इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से। तो आप हमसे ये ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप IMF के पास अभी अगर गए तो 6 महीने पहले चले जाते, लेकिन उसका हमारे पास जवाब ये है कि हमने पहले वो कोशिश की जिसमें हम कामयाब हुए कि 3 अरब जो है हमने दोस्त ममालिक से ले लिया।
उसका क्या फायदा हुआ? केस से और मालिक से कुछ पेट्रोल की मद में हमें मिला, उसका फायदा ये हुआ कि वो जो सख्त कंडीशंस पे आपको जाना पड़ता शायद अब वो ना जाना। सर वो शराइत में क्या नरमी आई है, जरा आप ये बताएंगे? अभी मैंने शुरू में शराइत की बात की, आपने कहा हर मुआहदे में होती हैं, तो वो जो सख्त थी उनमें क्या नरमी आई है? देखिए IMF का एग्रीमेंट जो है वो भी पब्लिक हो जाएगा, उसको देख लेंगे, वो आ जाएगा, हमारे सामने अभी नहीं आया। उसको पता तो होगा आपको, आपने कहा नरमी होगी। नहीं, मेरे सामने नहीं आया। कैबिनेट से अप्रूवल नहीं दी गई? देखिए उस पे अभी खान साहब और हमारे फाइनेंस के जो मशीर हैं, ठीक, उनकी जो बात है वो ये है कि उस वक्त अगर हम जाते, और असद उमर साहब की भी ये बात थी कि उस वक्त जाते तो सख्त शराइत के साथ जाते, एक दफा ये साइन हो जाए, इसकी बात जाहिर है हम इनकी तरह नहीं है, हम उसको इंशाल्लाह पार्लियामेंट में लेके आएंगे, पार्लियामेंट में डिस्कस होंगे इंशाल्लाह। लेकिन इन्होंने अगर अप्रूव किया होगा तो हम भी कर लेंगे। एक एग्जीक्यूटिव हुकूमत का कुछ ना कुछ इख्तियार बहरहाल होता है, ये मलिक साहब भी मानेंगे और ये भी नहीं मानेंगे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड मानेंगे। सिर्फ खान साहब को पता है और मुशीर खजाना को पता है, पूरी कैबिनेट नहीं जानती। देखिए फुल डिटेल्स तो अभी डिस्कस नहीं हुई ना, वो तो अभी उनके साथ मुज़ाकरात होंगे, साइन होगा, उसके बाद डिस्कस होंगे। सर आपने खुद लिख कर ये दे दिया है कि डॉलर की कीमत मार्केट तय करेगी, ठीक, तो फिर ये मौशी खुद मुख्तारी फिर किधर गई? फिर इसीलिए मरियम नवाज कह रही है ना कि कुछ लोगों को रुपए की बेकदरी के लिए इंपोर्ट किया गया है। इस तरह नहीं है, इस तरह हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप बिल्कुल मार्केट को खुली छूट नहीं दे सकते। कल इस पे मुशीर खजाना साहब की बात आपने सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने इस पे स्टेट बैंक के रोल का जिक्र किया है। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट बैंक को बिल्कुल साइड पे कर दिया है, लेकिन बहरहाल मार्केट फोर्सेस का इसमें एक रोल होगा। सर स्टेट बैंक में आप जिसको लेकर आए हैं वो भी तो एक बड़ा सवाल है ना उनके ऊपर, और ये IMF प्रोग्राम से पहले भी स्टेट बैंक मौजूद था, ऐसी सूरत हाल हमने नहीं देखी थी, ये अचानक क्या हो गया स्टेट बैंक को भी? देखिए आपने शायद आप बाकिर साहब के बारे में बात कर रही हैं जी, जितना मैंने उनके बारे में सुना है, ज़ाती तौर पे तो नहीं जानता, लेकिन सुना है कि कॉम्पिटेंट आदमी है, ठीक, एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से बाहर एक बड़े इदारे में काम करते हैं। क्या दो सवाल यहाँ पे मेरे होंगे, इसको प्लीज टिपिकल गवर्नमेंट मंत्रा ना समझें कि गवर्नमेंट की तरफ से ये बात होती है, उनकी तरफ से वो। सवाल ये है, क्या ओवरसीज पाकिस्तानी होना जुर्म है? नंबर 1। क्या एक अच्छा कंसल्टेंट, एक काबिल आदमी होना जुर्म है कि बाहर बड़े इदारे में काम करें? हाँ, खुदा न खास्ता अगर आपकी बात मैं सच मान लूं कि वो यहाँ आके IMF के मफादात की तहफ़्फ़ुज़ करे, पाकिस्तान की ना करे, अगर ना करे तो फिर मैं समझता हूँ फिर सिर्फ सवाल नहीं, फिर डी चौक में उल्टा लटकाना चाहिए। होने पर उनकी क्रिटिसाइज नहीं किया, एक्शन पे बात कर रहे हैं, जो एक्शंस लिए जा रहे हैं। देखें दो बातें हैं ना, एक्शन ले लिया, उसका रिजल्ट अच्छा या बुरा निकल सकता है, लेकिन ये कहना बाज क्वार्टर से बात होती है कि IMF का बंदा है, ये कहना इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान का मफादात का ख्याल नहीं रखेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो फिर अवाम नहीं छोड़ेगी हमें। आप कहते थे PMLN ने डॉलर को आर्टिफिशियली मैनेज किया, आप लोगों ने तो मालियाती इदारों को लिख कर दे दिया, जो दिल चाहे जो मर्जी चाहे करो। सर स्पेकुलेशन हो रही है 250 पे पहुंच जाएगा ये डॉलर। आपकी बात सुन के इतना खुश हो रहे हैं, उधर से पहले से मुस्कुरा रहे हैं, इतना मैं उनको ये बता दूं कि भाईजान आप ज्यादा मुस्कुराए नहीं, जो हम कर रहे हैं आप ही का किया धरा ठीक कर रहे हैं। ऑलराइट मलिक अहमद खान साहब, अब आपने सुन लिया। सर ये डॉलर क्राइसिस की बुनियादी वजह ये बताते हैं कि ट्रेड डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो आपकी गवर्नमेंट ने तोहफे में दिया है। तो पहले आप यही बता दें कि इस सूरत हाल में फिर आप लोग कितनी जिम्मेदारी इस सूरत हाल की कबूल करेंगे सर, क्योंकि ये तो खुद को विक्टिम कह रहे हैं इस तोहफे का। देखिए मैं मुस्कुरा किस बात पे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा ज़रूरी ये लगता है कि मैं दो बातों की वजाहत कर दूँ। ये जो रज़ा बाकिर साहब पे एतराज़ हो रहे हैं, ये इसलिए नहीं हो रहा कि वो पाकिस्तानी नेशनल हैं और वो बड़े कॉम्पिटेंट हैं या उनकी कॉम्पिटेंस ज़ेरे बहस है। वो इसलिए हो रहे हैं कि वो मिस्र के उस प्रोग्राम के आर्किटेक्ट थे IMF की तरफ से, और उसी खद्दो खाल पे ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया। ठीक, तो मिस्र में तो ये हुआ कि 50% बेरोजगारी बढ़ी जी, और उसके बाद जो उनकी इकोनॉमी है वो उसी करेंसी का वो हाल बना के तमाशा लगा। सर ये जो मिस्र की आपने बात की, ये बड़ी खौफनाक पिक्चर है, इस पे पाकिस्तान को इसके असरात से कैसे बचाया जा सकता है? वैसे देखिए इसमें भी दूसरी एग्जांपल जो बड़ी पर्टिनेंट स्ट्राइकिंग एग्जांपल है, जो हालात बिल्कुल मुमासलत रखते हैं, वो वेनेजुएला के हैं। वेनेजुएला में भी लिटरली सेम लाइंस पर कोई कॉमे और डॉट का भी फर्क नहीं है जी। वो वहाँ पर पहले शावेज के साथ फिर मुंडेरो आ गए, लेकिन अब आप वहाँ देख लें कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। ठीक, यही IMF का पैकेज वहाँ पर गया था, सेम पैकेज था, इसी के साथ, इसी ग्रोथ रेट के साथ वो गए थे। सर असद उमर कह रहे हैं कि डॉलर की कीमत बढ़ी है, उससे IMF का कोई ताल्लुक नहीं है। मलिक अहमद खान साहब, अगर IMF वजह नहीं है तो क्या वजह नजर आ रही है? इतनी लंबी छलांग लगाई डॉलर ने, सर ये नेचुरल है?
नहीं देखिए, इसमें असद उमर ने तब भी ये खुद कहा था कि ये जो डॉलर की जो उन्होंने कहा था कि जो इतनी फ्लाइट है, उसमें उन्होंने कहा था कि IMF के साथ हम पाबंद हैं इस बात के कि जो हम वायदा करेंगे उसमें से पहला रिफॉर्म ये होगा कि हम डॉलर को आर्टिफिशियली कंट्रोल नहीं करेंगे। ये उन्होंने कहा था जब अलेज किया कि इसहाक डार जो हैं वो बेसिकली डॉलर को आर्टिफिशियली मैनेज करते रहे। मकसद यहाँ पर ये नहीं है। मेरा मकसद अब इकोनॉमी के साथ, मेरा मकसद अली मोहम्मद खान साहब को बाइसे तनकीद बनाना नहीं है जी। इकोनॉमी के साथ मेरा मकसद ये है कि अगर ये तस्वर कर लिया जाए कि डेट कर्ज है और डेट की सर्विसिंग के लिए ही ये सारा लोन लिया जा रहा है और जो रिफॉर्म्स की जा रही हैं वो प्रीवियस डेट्स की बुनियाद पर की जा रही है, तो आई वुड फेल टू अंडरस्टैंड कि वो रिफॉर्म्स, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो IMF के हर पैकेज के साथ होती हैं 18 दफा इस मुल्क के अंदर बाकायदा इंट्रोड्यूस की गई हैं। और ये विशियस सर्कल जो है डेट का, ये तो आप अगर जाएंगे इट विल डेट बैक टू 1953, जब आप जिसको प्राइम मिनिस्टर गोल्डन इरा तस्वर करते हैं वो डेट की मरूने मिन्नत था। ये जितने डैम्स बने वो डेट की मरूने मिन्नत थे। सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उस डेट को जो है वो प्रोडक्टिव चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए ना। कहाँ पे डैम बनाना और कहाँ पे ये मेट्रो और ये मेगा प्रोजेक्ट्स बनाना, तो नहीं देखे, नहीं नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ये ऐसे नहीं है। देखिए जो डेट जो लगा है, अगर उस वक्त आबी वसाइल के साथ आपके डैम्स बने थे, आबी वसाइल की एनर्जी क्रिएट करने वाले डैम्स बने थे, तो आज भी आपके पावर प्रोजेक्ट्स ही लगे हैं और उन्हीं 2 पावर प्रोजेक्ट्स में उठाकर आपने 2 उनको सिक्योरिटी दी है कि ये हमारे उस बेल आउट पैकेज के पहले 2 पावर प्रोजेक्ट से बिजली बनी महंगी और आपने आवाम को दी सस्ती। बिल्कुल ठीक। मैं दोबारा सर आपकी तरफ आती हूँ, जरा तंगी साहब को भी शामिल कर लूँ। तंगी साहब, जब डॉलर बढ़ता है तो ये बिजली, गैस, पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट के किराए सभी बढ़ते हैं ना सर। कोई भी आम शहरी है वो इससे महफूज नहीं रहता। तो अब उस गरीब का क्या बनेगा जिसका डॉलर से कोई लेना देना नहीं है, उसे नहीं पता इस बारे में, लेकिन वो शिकार हो रहा है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, जब एक पार्टी इलेक्शन में जाती है जी, तो उनका एक मंशूर, एक मैनिफेस्टो, एक स्लोगन होता है। वो अवाम के सामने वो रखते हैं कि अगर आप लोगों ने हमें पसंद करके, इलेक्ट करके हुकूमत हमारी बनी तो हम आपको ये चीज़ें देंगे। बिल्कुल। देखिए, पीपल्स पार्टी का भी मंशूर था, पीएमएल नून का भी था, इसी तरह इनका भी है, PTI का भी था। और PTI का मंशूर में जो 2 चीज़ें थे, आप देख ले कि जिन चीज़ों के बारे में कहा था कि हम ये करेंगे और जिन चीजों के बारे में कहा था कि हम इसको नहीं करेंगे, उलट कर दिया। अभी अवाम की जो आप कह रहे हैं कि अवाम का क्या कसूर है, तो अवाम का यही कसूर है कि उसने उस जाली मंशूर पर, उसने उन बातों पे, उसने उन दावों पे एतमाद करके 2 मिनट के लिए मैं कहता हूं कि उनको वोट दिया गया। देखिए, उसने साथ साथ ये भी एक नारा लगाया था कि ये चोर है, करप्ट है, इनको टैक्स लोग नहीं देते हैं इसलिए कि ये इनके जेबों में डालते हैं, और जब मैं आऊंगा तो मुझे लोग टैक्स देंगे और मैं आपकी फलाह पे खर्च करूंगा। तो दो चीजें यहां पर सामने रख ले। नंबर 1 तो 178 बिलियन रुपए इंपोज करके जो लोग टैक्स देते हैं उससे कोई रिलीफ नहीं मिला आवाम को जी। और दूसरी तरफ जब एक नेक नाम और ट्रांसपेरेंट बंदे का दावा था कि मुझे टैक्स दे दो, मुझे लोग टैक्स देंगे, तो 400 अरब रुपए का शार्ट पाला गया। मैं समझता हूं कि आज जो डॉलर की कीमत बढ़ गई है, आप 3 जिम्मेदारों की बयान देख ले। हफीज शेख कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के तनबीह की वजह से ये ऊपर चली गई। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अमेरिका और चीन की कशीदा ताल्लुकात की वजह से ये ऊपर चली गई है। वहां पे फिर मतलब कि शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि ये इसकी स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। वहां पर हफीज शेख कहते हैं कि ताजर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाते, वो मराहत मांगते। तो ये उस स्टेटमेंट्स है जो स्टेट बैंक के पीछे हुकूमत छुप सकती है। वैसे देखिए, छुप तो नहीं सकती है, लेकिन छुपने की नाकाम कोशिश तो जरूर करते हैं। मैं देखिए पारा साहब को बता रहा हूं, मैं हर शो में कहता हूं कि कंफ्यूज हुकूमत है जी। एक पिच पे अभी तक नहीं आए। हफीज शेख की स्टेटमेंट को देख लें,
फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट को देख डिफरेंट है। मैं समझता हूं कि डिफरेंट है, और ये वो चीज है, ये वो पॉलिसी है जो इकोनॉमी का बेड़ा डॉलर बढ़ गया है। मुशीर खजाना कह रहे हैं कि बिजली की जो गैस और बिजली की कीमतों में भी उन्होंने इंडिया दे दिया। अभी मैं आता हूं, डायरेक्शन समझ आ रही है आपको कि हम किधर जा रहे हैं? सेनेट फ्लोर पे मैंने एक स्पीच की थी और मैं निकालना चाहता हूं और एक दिन आपको दूंगा कि मैंने कहा था कि आने वाला बजट जो जून में होगा वो IMF का होगा। उसमें गैस उसकी मर्जी की, बिजली उसकी मर्जी की, पेट्रोल उसकी मर्जी की, रोजमर्रा चीज की कीमतें उसकी मर्जी की बढ़ेगी। और आज अगर ये कह रहे कि भाई स्टेट बैंक का जो गवर्नर है ये मतलब कि इस पे एतराज नहीं है, ओवरसीज होने पे एतराज इस पे है कि वो जो कुछ दे रहे हैं वो इस मुल्क को, उस पे एतराज है और उसने साबित किया। बिल्कुल ठीक। तो मैं 152 पे जो डॉलर चला गया है, मैं इसकी मिनिस्टर ने तो आज से 2 महीने पहले कहा था 145 पे जाएगा, लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं कि ये 185 पे जाएगा। लेकिन सुना अब मना कर दिया गया, इनको स्पेक्युलेट नहीं करेंगे, ये टॉक शोज में बैठ के वजीर आजम इनको मना किया था, लेकिन हमें हक है कि इस मुल्क की इस हुकूमत की नाकाम जो फॉरेन पॉलिसी जो इकोनॉमी पॉलिसी इस पे हमें बात करना चाहिए। सर वैसे आप लोगों की तनकीद से ये लग रहा है सारा कसूर इस नई हुकूमत का है। ये देखिए इन्होंने कोशिश की कि ये IMF के पास ना जाए, 10 साल में आप लोगों ने इनके लिए कोई गुंजाइश छोड़ी, कोई स्पेस छोड़ी, डिफॉल्ट करा दें। लेकिन किसने इनकी IMF के जाने पर एतराज किया था? हमने तो पहले नहीं, वो चले गए तो भी कर रहे थे, हमने पहले कहा था। देखिए ये तो इसके मतलब मंशूर था, वो स्लोगन था, उन पे हम बात करते हैं। किसने कहा था कि हम नहीं जाएंगे? उसने कहा था हमें सिटी स्कीम नहीं देंगे, उसने कहा था कि हम खुशी वाले बयान को आपने इतना कोट किया, सोचने पे मजबूर हो गए। देखिए वो सोचने पे बेशक मजबूर हो जाए, इसलिए कि 22 करोड़ आवाम का मतलब कि जीना हराम किया, उस पे ये सोच ले तो बेशक अगर वो खुदकुशी की तरफ जाना चाहते हैं। 25% बिजली बढ़ाओ, ये पहले फेज में 15% बढ़ाएंगे, दूसरे में 15। यही वो चीजें हैं जो 8 महीने से वो कह रहे थे और आज उसने इंप्लीमेंट किया। मैं समझता हूं कि आज भी वक्त है इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए, जब तक ये पार्लियामान को साजगार ना बनाए, वहां कानून साजी ना हो, वहां पोजीशन को ऑन बोर्ड ना ले, वहां उनको ड्यू रिस्पेक्ट ना दे। देखिए उस दिन इमरान आया था, किसी अपोजिशन से हाथ मिलाने की कोशिश नहीं की। तो देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखिए आप ड्यू रिस्पेक्ट दे, अपोजिशन लीडर हैं। जब वो आपको मुखातिब करते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो भी अपोजिशन लीडर हैं। आप भी इनकी पूरी बात सुना करें, एजेंडे की कॉपियां ना फाड़ा करें, हंगामा आराई ना किया करें, वॉकआउट ना किया करें, अपनी पूरी दिल की भड़ास निकालते हैं, उनकी बारी आती है। जब तक ये देखिए पार्लियामान का माहौल साजगार बनाना तो अपोजिशन हुकूमत की, जब इसके एक सियासी नाबालिग मिनिस्टर खड़े होके वो मुखातिब करते उन लीडर्स को जो कि एक्स प्रेसिडेंट, एक्स प्राइम मिनिस्टर, और उनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो पार्लियामान को साजगार बनाना इनकी तकरीर की तारीफ हो रही है। मैंने इसका नाम नहीं लिया, सियासी नाबालिग मैंने कहा। अच्छा सर, ये दोनों गेस्ट की आपने बात सुनी, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर आप कोई अपना रिस्पॉन्ड करना चाहें तो कर दें, चूंकि दोनों ऑपोजिशन मुत्तफिक है कि आप लोग नाअहल हैं, वक्त पे फैसले ही नहीं किया आपने दुरुस्त। देखिए 2 चीज़ों पे, एक तो टिपिकल, एक चीज़ पे मैं करूँगा, देखें सियासी नाबालिग ये जो बात की है, बाकी बातें उस पर भी मैं करूँगा। मैं समझता हूँ, देखें मुराद सईद की बात आपने नाम ले लिया, उन्होंने इशारा किया। मुराद सईद पाकिस्तान क्यों नाम लिया? इशारा आपने किया। देखिए मुराद सईद पाकिस्तान के उन करोड़ों नौजवानों का होप है। नहीं तो सियासी नाबालिग पे आपको मुराद के नाम क्यों याद है? लास्ट तकरीर उन्हीं की थी ना जी। मैं इसका देखें उन करोड़ों नौजवानों की होप है जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से जिनका ताल्लुक है, जो सिर्फ टीवी में या अखबार में बड़े लीडर्स को देखते हैं जी। मुराद सईद को देख के वो होप कर सकते हैं कि मैं भी पाकिस्तान का फेडरल मिनिस्टर बन सकता हूँ जी। इस वक्त अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स उठा के देख लें, मैं तो मुराद को डिफेंड करने नहीं बैठा, लेकिन एक फीलिंग है मेरी कि उसने जो परफॉर्मेंस की है सब मिनिस्टर से तकरीबन उसने बेहतर रेवेन्यू जनरेट किया है, मोटरवेज में भी, अपना कम्युनिकेशन में भी, और पोस्ट में भी, जो पाकिस्तान पोस्ट है उसमें। अच्छा, ही इज परफॉर्मिंग वेल। देखें एक और चीज़, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उसने बड़ा सफ़र किया है जी। वो एक बड़ी माँ का बेटा है, वो बड़े नाना का बेटा है, मैं समझता हूँ उसके सामने बड़ा अच्छा मुस्तकबिल है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म आपको मिल गया, एक बड़ी कुर्सी पे बैठ गया, अब आपने साबित करना है आप उसके अहल हैं। नीचे आप
उन लोगों की मिसालें दे रहे हैं जो किसी बड़ी कुर्सी पे नहीं, मेरे लिए या शरियार अफरीदी या मुराद सईद के लिए बड़ी कुर्सियां नहीं थी। हम इन्हीं गलियों से होकर निकले, हम यहाँ पहुंचे हैं, हम आवाम की आवाज हैं जी। जो आवाम की आवाज दबाएगा। आप लोग नहीं समझ रहे, आप भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप अपना गला घोंट रहे हैं। दूसरी बात देखें सर, वो कह रहे हैं आप हुकूमत में हैं, आप ऑपोजिशन मोड से बाहर आ जाएं, जब तक नहीं निकलेंगे आप एतमाद बाहर नहीं कर सकते। साहब की इस बात से एग्री करता हूं। मैं कहता हूं कि इससे मैं नहीं एग्री करता कि सब हमने करना, इस बात से एग्री करता हूं कि मैं समझता हूं कि 100 में से 75% कम से कम हुकूमत का काम होता है पार्लियामान को चलाना। बिल्कुल, जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि आपने सुनना होता है तनकीदें अपोजिशन के पास और कोई जगह नहीं होती, उधर ही चीखना पुकारना है, क्या करना है, अदरवाइज उधर नहीं अलाउ करेंगे तो रोड पे निकलेंगे। यही है सर। लेकिन 25% तो इनकी भी जिम्मेदारी है ना। देखें, अगर इनकी तरफ से गुफ्तगू होती है जी, तो मुनासिब भी होता है कि अगर जवाब वाली बात है तो गवर्नमेंट से जवाब आ जाए। ठीक है। अगर फर्ज करें एक टॉपिक ऐसा है कि रेवेन्यू पे डिस्कशन हो रही है या फॉरेन अफेयर्स पे हो रही है, उसमें होता ही है, और हमारे स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर असेंबली करते भी हैं कि अगर एक इशू पे डिस्कशन हो रही है तो अपोजिशन के तमाम लोगों से राय लेके फिर मिनिस्टर उसको सम अप करता है। लेकिन अगर वहां से एक स्पीच होती है, जिस तरह उस दिन बिलावल साहब ने स्पीच की थी, तो उसका फिर जवाब इधर से बनता है। उस पे फिर इनकी बजाय नून लीग वाले निकल गए और उन्होंने जो किया, बात पता है, देखिए इसके पता आखिरी बात, पारस साहब आखिरी बात देखें, पारस साहब आखिरी बात, ये जो पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट ने साबित किया है, मुझे इस पे फख्र है, इस पार्लियामेंट ने साबित किया है कि बावजूद मुश्किल हालात के और ऐसे हालात के जब हम मुस्तक़बिरान हैं जी, जब कौम ने पुकारा है, वो भारत के मामले पे नहीं, उसके बाद भी देखें, सुने, ये पार्लियामेंट खड़ी हुई है, देखिए उधर हमने जवाब दिया, कल क्या नाम है उसका, अभिनंदन जो था, वो चाय का शौकीन, जहाज तो उड़ा नहीं सकता, चाय पीने आ जाता है, तो उसको जवाब हमारी फौज ने दिया, ठीक, भरपूर दिया, लेकिन उसके बाद कौम देख किधर रही थी, पार्लियामान से यक ज़बान हो की जवाब की। दूसरा, ये जो अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास की है, ठीक है, अच्छा, इन हालात में जब हम मुस्तक़बिरान हैं, फिर भी कौम की खातिर सब इकट्ठे हुए, एक भी खिलाफ वोट नहीं पड़ा, बल्कि मलिक साहब को शायद याद ना हो, जब फाटा रिफॉर्म्स हो रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम कर रहे थे, उस वक्त उनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी, इस वक्त हमने उससे भी ज्यादा वोट इस पे दिलवाए है, आपने डाइवर्ट कर दिया। आखिरी बात, आज हम दोबारा उसी के ऊपर से आप खुद ही मुझे ये बताइए कि आपने चोर डाकू ही अगर इनको कहना है तो एमनेस्टी स्कीम आप क्यों लेकर आए थे सर? खान साहब अपने जलसों में कहते रहे 12 अरब रुपए की रोजाना करप्शन हो रही है। अली मोहम्मद साहब, अगर आप इसको कामयाबी से कंट्रोल कर लेते तो आज 2,500 अरब रुपए से ज्यादा की रकम आपके पास होती। खान साहब हमें ये बताते थे कि सालाना $10 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, अगर आप इसको कंट्रोल कर लेते आज 9 माह में 6 अरब रुपए आपके पास होते, जो IMF का पैकेज है। ये क्या बगैर सब्सटेंस की बातें की जा रही थी सारी? 500 अरब चोरी गैस में। देखें, दो बातें। नंबर 1, क्या इंटेंशन में कोई शक है? नहीं। तरीक़ाकार में कोई सवाल हो सकता है ना? मुझे ये बताएं, मैं ऑनेस्टली ये मेरी अपनी फीलिंग है, मुझे खान साहब ने कभी ये बात नहीं की, ना उन्होंने कभी काबीना में ये बात की, दिस इज माय गट फीलिंग, क्योंकि उनके साथ इतना वक्त गुजर गया, बहुत सी बातें उनके अनकही भी मैं समझ जाता हूँ। मैं समझता हूँ जिंदगी में 3-4 बड़े फैसले किए हैं जी, उनमें एक वो क्रिकेट के जमाने माजिद खान वाला था जो हटाया था। मैं समझता हूँ असद उमर को हटाना खान साहब की जिंदगी के चंद बड़े फैसले में उनका अपना फैसला था, आप उनकी बातों को समझ जाते हैं ना, अनकही बातें मैं समझता हूँ। अच्छा, अब इसमें अगर असद उमर जैसे शख्स की वो कुर्बानी दे रहे हैं, असद उमर साहब को रिक्वेस्ट भी हम कर रहे हैं कि हमारे साथ काबीना का वो हिस्सा रहें, क्योंकि ही इज आवर प्राइड, तो इसका मतलब है कि द मैन एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, ही मींस बिजनेस, वो ठीक करना चाहता है। मैं ये आखिरी बात सिर्फ मुझे 15-20 सेकंड दे दें। आखिरी बात, मैं किसी भी सूरत ना मुझे इख्तियार है जी, और ना मेरी ये सोच है, मैं ये बिल्कुल ये कहता ही नहीं हूँ कि इन लोगों का हमारे अपोजिशन के दोस्तों का हक नहीं है, क्रिटिसाइज करें, लेकिन एक बात और भी करें, हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप इसको नहीं ठीक कर सके, ठीक, आप क्रिटिसाइज करने के साथ साथ आपके पास कोई मस्बत तजावीज हैं? डू यू हैव एनीथिंग? वो भी लेते हैं फिर हम, कुछ भी नहीं है इनके पास होता तो आज ये होता जो हो रहा है, ये तो इनका किया धरा है। बेहतरी करने के लिए, ठीक करने के लिए लाए थे ना, अब आप उनसे तजवीज़ मांगे, उनके पास होती तो वो ठीक कर देते। मैं ये नहीं कह रहा हम उनसे मांग रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं आपके पास कुछ है देने को, सिर्फ तनकीद करना, तो सबसे पहले तो अपने आप पे तनकीद करें जिनकी वजह से हो रहा है। मलिक साहब, ये हुकूमत अपने नजरियात की कुर्बानी देने के बावजूद भी फायदा उठाने की पोजीशन में नहीं है सर, वो एमनेस्टी की कड़वी गोली भी निगल ली है उन्होंने। परस यहाँ पे जो एसेट डिक्लेरेशन है बेसिकली था, ऑब्वियसली कुछ था जिसके साथ ये था कि इकोनॉमी की बेहतरी। देखिए, मेरा झगड़ा इनसे है क्या, मेरा डिस्प्यूट ये है कि मैं रिटोरिक पे जा सकता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा,
मैं इनको महंगाई की बात कहूँ, मैं इनको अवाम की तकलीफ की बात कहूँ, मैं इनको बताऊं कि आपने डॉलर का क्या कर दिया, गरीब का सत्यानाश कर दिया। एक वो जुमले हैं जो मैं बोल सकता हूं, जो मैं इनको कह सकता हूं सारी बातें, लेकिन मैं इनसे बात, इनके जितने स्पोक्स पर्सन्स हैं, इंक्लूडिंग मेरे ऑनरेबल भाई अली मोहम्मद खान साहब, मुझे डेट कर्स की जो इन्होंने लॉजिक क्रिएट की है, ये इसी के टॉल में दब रहे हैं। जिसको ये कर्स कह रहे हैं उसी को ले रहे हैं जी, जिसको ये कर्स कह रहे हैं उसी के साथ चल रहे हैं, उसी को लेने के लिए दर बदर फिर रहे हैं जी। डेट कर्स अगर है तो मेरे डेट के साथ तो ग्रोथ 5.8 पर खड़ी थी। उसको किस तरह वो क्या साइंस थी आपके पास कि उसको 2.45 पे ले आए जी। मुझे तो ये समझ है, मुझे इनकी हिकमत समझने की जरूरत है। मुझे अपनी बताने की मेरी तो थी ना, मेरा तो रेवेन्यू जैसे भी आपको सेनेटर साहब ने बताया कि वो कितनी कलेक्शन थी रेवेन्यू की, उसको 400 अरब डिप किया इन्होंने। आई वॉज डूइंग वट एवर आई वॉज डूइंग, उसके साथ मुल्क में जो हो रहा था। और जैसे आपने पिछले सेगमेंट में कहा, जो सस्ती बिजली बनाने के मंसूबे थे ना, LNG बेस्ड, आज भी दुनिया के अंदर अडॉप्टेड मॉडल्स में से अपनी इस सप्लाई के साथ इस रिसोर्स के साथ सबसे सस्ता दिए, आज भी दिए। ये गलत नॉर्म है, मिसकंस्ट्रू किए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए कर रहे थे, मुझे एतराज नहीं था। वो एक पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है, लीडर्स करते हैं, ये अपना फेट खुद बाद में लेते हैं। लेकिन जब गवर्नेंस की साइड पर आ जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट में बैठ के इस तरह से ब्लेटेंट, बिल्कुल एब्सोल्यूट डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स नहीं दे सकते। ठीक है, बड़ा गलत हो जाएगा। सर, और देखिए, मैं आपको एक बात और आप लोग क्यों एतराज कर रहे हैं? सर, आप लोग भी एमनेस्टी स्कीम लेकर आए थे ना, तो आप लोग के नजरिए जरूरत का शिकार है कि मतलब हुकूमत में होते हैं मौकफ कुछ है, आपका ऑपोजिशन में होते हैं कुछ है। सर, जब आप इन पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो वो तो मेरिट पे होना चाहिए ना। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर मेरी तनकीद इन पर है तो सिर्फ इसलिए है कि कोई भी एक ऐसा एक्ट जिसके साथ आप टैक्स बेस को ब्रॉड करेंगे, आपको करना चाहिए। लोगों को ऑल इंक्लूसिव करने के लिए आपको रियायत देनी चाहिए। अपनी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करने के लिए आपको इकदाम उठाने चाहिए। एक एमनेस्टी के ऊपर दूसरी दे दें, मुझे एतराज नहीं होगा। अगर इनके ऊपर मेरी कोई तनकीद होगी तो वो क्या होगी कि किबला आपको पता था कि ये आपने करना है और ये एमनेस्टियां दिए बगैर गुजारा नहीं है, तो ये जब कहते थे कि ये क्यों कर रहे हैं, अब जरूरत ही और ये ब्लैंकेट दे रहे हैं चोरी को, देखें एक ऐसे है ना सर, 2013 से 5वीं एमनेस्टी है ये। मलिक अहमद खान साहब, 4 तो आप लेकर आए थे सर। वैसे क्या ये मसले का हल है कि चंद अरब के लिए आप कुछ टैक्स चोरों को छूट दे दें? आप टैक्स नेट तो वैसे भी नहीं बढ़ा, आपके दौर में भी नहीं बढ़ा सर। ये ग्रेजुअल करने वाले कामों को आप इस तरह से ब्रांड जब कर देते हैं, जिस तरह इमरान खान ने उनको ब्रांड किया कि आपने एक टैक्स एनवायरनमेंट क्रिएट किए बगैर टैक्स रिजीम की बातें करनी शुरू कर दी, तो ये जराइम है, ये वो जुर्म है जिसके मुर्तकिब प्राइम मिनिस्टर जब नहीं थे तब तो आप थे ही थे, लेकिन बहसियत वजीर आजम भी अगर आप उसी मंत्रा को पीछे रहेंगे तो आप बिल्कुल मुजरिम हैं। बैरमन तंगी साहब, सर ये पीटीआई की जो एमनेस्टी स्कीम है, क्या इसलिए आपको भी सिर्फ ये एतराज है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके आई है, चूंकि इसकी जरूरत तो हर दौर में महसूस की जाती रही है? जो कुछ कहा था अवाम को धोखा दिया है ना, जब अवाम को धोखा दिया है और फिर ये कहते हैं कि मुझे वोट मिला है, तो फिर अवाम से आपने वोट धोखे पे लिया है। तो अभी जो कुछ आपने कहा था, और सपोज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अभी मतलब कि चोरों डाको लटेरों की हुकूमतों में जो आटे की कीमत थी, जो गैस की कीमत थी, जो बिजली की कीमत थी, जो पेट्रोल की कीमत थी, ठीक है, अगर नए मदीना स्टेट वाले लोग आ गए तो उन्हें भी तो रख लें, तो लोग कम से कम मतलब कि जस्टिफाई बन जाते कि अगर चोर लटेरों की हुकूमत थी, उसने खजाने को खत्म किया था। आज इमरान इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे, हमें मजीद आटे की कीमत को कम नहीं कर सकते, बेस की कीमत कम नहीं करते कि खजाना खाली है। सर बात ये है, आप देखें एमनेस्टी स्कीम आप लोग भी लेकर आए थे ना, पीपल्स पार्टी भी लाई थी। पीपल्स पार्टी कह रही है कि जो टैक्स देते हैं ये एमनेस्टी स्कीम उनके मुंह पे थप्पड़ है। माजी में आप भी ये थप्पड़ मार चुके हैं, इसलिए थप्पड़ है तो कि इमरान ने ये लॉजिक दिखाया था कि भाई जो हम कर रहे हैं, जो ये लोग करे, ये चोरों के लिए, लुटेरों के लिए, अपनों के लिए नवाज रहे हैं। तो हम ये कह रहे कि वो जो दावे किए थे, जो वादे किए थे, नए पाकिस्तान की बुनियाद रखने की बात की, वो कहाँ गए? लेकिन पारस मैं आपको एक बता
कहीं ये अफसोस तो नहीं है पीपल्स पार्टी को कि ये जो एमनेस्टी लाए हैं बेनामी अकाउंट्स में, पीपल्स पार्टी उनको नहीं उससे फायदा उठा पब्लिक होल्डर के लिए नहीं। स्कीम को अगर फायदे की बात है तो जो जहांगीर तरीन के जो कुक के अकाउंट्स थे उनको फायदा देने के लिए या अलीमा साहिबा के जो जायदाद थे उसको फायदा देने के लिए आज हम जिस तरफ ले जाना चाहते हैं हम फिर भी आएंगे 22 करोड़ आवाम की तकलीफ पे। कब? अब मैं जो कंफ्यूज हैं आप, कंफ्यूज डिसाइड ही नहीं कर नहीं, हम कंफ्यूज नहीं है। मौलाना साहब को तो सही जवाब दे दें, आप तो इंशाल्लाह माशाल्लाह से आगे ही नहीं बढ़ते। देखिए हम कंफ्यूज नहीं है, हम समझते हैं कि अगर 1 मिनट के लिए पाकिस्तान के अवाम ने इन पे एतमाद किया, 1 मिनट एतमाद ने क्या दिया, 5 साल के लिए किया, तो हम कह रहे ना हमने तो 1 करोड़ नौकरी 50 लाख घर नहीं मांगे हैं, हम तो मांग रहे रोजमर्रा अशिया की चीजें कि आज वो अपने बच्चों को बाइज्जत रोटी नहीं खिला सकते। 9 माह में कैसे दे दें, वो कह रहे हैं टाइम दें। तो क्या मतलब कि हमने तो 1 करोड़ नौकरी नहीं मांगी है, क्या आप नौकरी न दें? तो 9 माह में 1 करोड़ दे भी नहीं सकते ना भाई। जो कीमतें आसमान पे पहुंच गई है, हमने कहा कि इसको कंट्रोल करें। और फारस मैं आपको बता दूं, अब खुदा के लिए 1 घंटे के लिए मार्केट में जाएं, अवाम से मिले, हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक, किसी इदारे में आप जाएं, आप ब्यूरोक्रेट्स में जाएं, आप दफ्तर में जाएं, आप इंस्टीट्यूशन में जाएं, ऐसा लग रहा है कि कोई हुकूमत नहीं है। ठीक है, और अपनी मर्जी से। लेकिन ये लग रहा है कि ऑपोजिशन है। हाँ, इसलिए है कि अपोजिशन कंफ्यूजन का ही शिकार है। अपोजिशन अभी तक एक पेज पे नहीं आ सके आप लोग। अपोजिशन इसलिए है कि आज वो बेरहमत तंगी जैसा बंदा बैठ के टॉक शो में गरीब आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और इसलिए करें। इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इन पे रहम करें। इनसे हम काम लेंगे। मैं आपको बताता हूँ, हमारे अपोजिशन के मोहतरम, ये हमारे अपोजिशन के मोहतरम लीडर्स हैं, ये ऐसे ही बैठे रहेंगे। हम इनसे बिल्कुल देखें, एंटी करप्शन के लिए सोच रहे हैं कि बड़ी यूनिवर्सिटी बनाते हैं, उसके वाइस चांसलर जरदारी साहब को बना देंगे। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, जरदारी साहब अच्छा होता है, ले ले। नहीं, करप्शन के खिलाफ नहीं, जरदारी साहब तो करप्शन के खिलाफ कर रहे हैं, नहीं करप्शन के खिलाफ कर रहे हैं 31 साल जरदारी साहब के। और हम तो हर उस चीज को मानने के लिए तैयार हैं जो पाकिस्तान के। अच्छा, मैं ये मलिक साहब की बात का जवाब दे दूं। देने से मैं ब्रेक देखिए, हुकूमत वो ऐसी अज़राए तफन्नुन था ना कि करप्शन के खिलाफ जंग जरदारी साहब के संग। नहीं, वो तो देखिए। अच्छा, मैं मलिक साहब की बात, वो तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जिस बंदे को चोर डाकू डिक्लेयर किया है, अच्छा, वो आज पीएम हाउस में मीटिंग को प्रिजाइड करते हैं। तो अब दिल का ले लिया। और फिर आपके लीडर ने कहा था कि जिसने गैस पेट्रोल की कीमत को बढ़ा दी है वो करप्ट होगा। तो मैं तो आपके लीडर की बात कर रहा हूँ। जी सर, जल्दी से उनको वाइस चांसलर बना देते हैं, मियां साहब को डीन बना देंगे पाकिस्तान का। खैर सल्लाह। अच्छा, इन्होंने बात की जो है अपना मलिक साहब ने एमनेस्टी स्कीम के बारे में। देखिए, एमनेस्टी स्कीम अगर आप ऑन द कोर उसको देखें, एमनेस्टी स्कीम कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक, गैर अखलाकी काम है। और मैं समझता हूँ कि पीटीआई के नजरिए के खिलाफ है, और खान साहब उसको आज भी बुरा समझते हैं। क्यों जाना पड़ा, अब उसका भी मैं जवाब देता हूँ, लेकिन एक टेक्निकल भी इनको मैं बात करना चाहूंगा। देखिए, मलिक साहब सुने ना, मलिक साहब सुने। नंबर 1, जाना किस लिए पड़ा? इसलिए जाना पड़ा कि आपकी मार्केट में जो मंदी आई है, कि मार्केट में पैसा आए, आपका जो ब्लैक का जो पैसा पड़ा है वो आए, ताकि कुछ एक्टिविटी जनरेट हो। लेकिन एक बात है, ये हल है मसले का। सर सुने ना, एक बात, 666 अरब रुपए तो 24 घंटे में डूब गए। अगर मेरी बात पूरी हो जाएगी ना तो मलिक साहब 803 पॉइंट मलिक साहब की काफी तशफ़ी हो जाएगी। देखें मसला खान, मैं सर सुने ना, मेरी बात आखिरी मेरी बात सुन लें। I must have to appreciate मलिक साहब, आखिरी मेरी बात। आप हमेशा करते हैं, आप हमेशा करते हैं। मैं आपका बहुत जो है वजू हूँ, मैं कदम मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर मैं आपका बहुत शुक्र, यार कोई खुदा की खौफ, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका जुर्म नहीं मेरा। मलिक साहब, मैं आप मेरी बात सुन लेंगे ना, स्कीम आप मेरी बात सुन लेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। देखें, एमनेस्टी साफ मैं ये बात कर रहा हूँ, एमनेस्टी चाहे नून की हो, एमनेस्टी चाहे पीटीआई को, एमनेस्टी है और एमनेस्टी बुरी है। ठीक हो गया, ये बात खत्म। मतलब वहां हराम थी तो यहाँ भी हराम, हलाल नहीं है। लेकिन मजबूरी के आलम में आपको करना पड़ा। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है, यहाँ सवाल ये बनता है कि देखिए मलिक साहब, आपकी हुकूमत आई 13 में, आपने कोई 4 एक एमनेस्टियां दी, आखिरी आपने 2018 की फरवरी पता नहीं कौन सी जाते दी थी, जो 80 अरब रुपए हासिल किए थे। सवाल ये है कि हमारा तो पहला साल कुछ पहले 10 महीने है, एमनेस्टी आपको इसलिए लेनी पड़ी कि पीछे से आपको बैकलॉग आया। आप तक
कामयाब पॉलिसीज लेके चले थे ना, पहले 2013 में आपकी एमनेस्टी देनी बनती है, जहन में आती है कि यार आपको देना पड़ा क्योंकि इनका जो माशाल्लाह दौर गुजरा था जरदारी साहब का जो जबरदस्त, वो तो अब मैं बात करूंगा तो बुरा मान जाएंगे की हालत में। अच्छा सुने, पहले साल देनी पड़ी दे दी, दूसरे साल देनी पड़ी दे दी, आपने कोई माशरी रिफॉर्म नहीं ला सके, आखिरी साल तक आप कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म ना ला सके, आप कोई डायरेक्ट टैक्सेशन ना बना सके, आप कोई एफबीआर में टैक्स नेट को बढ़ा ना सके, आप कुछ नहीं कर सके, आपको एमनेस्टियों पे एमनेस्टियां देनी पड़ी। आप बढ़ा लेंगे टैक्स नेट को या रेवेन्यू? अगर हम भी आखिरी साल में एमनेस्टी देते हैं 2000, अगर हम 2023 में हम भी एमनेस्टी देते हैं, मैं समझता हूं फिर हमें और इनको पकड़ के सबको जजारे डिमांड जस्टिफाई कर रहे हैं और जस्टिफाई करने की नाकाम कोशिश करे कि हमने लाया है लेकिन ठीक है। मलिक साहब जरा शॉर्ट आंसर, ये टैक्स नेट बढ़ा लेंगे इस एमनेस्टी से या रेवेन्यू मेजर्स ही ले रहे हैं ये भी आपकी तरह? नहीं देखें, यहाँ मिसकंसीव्ड है ये सारी बात जो अली मोहम्मद कर रहे हैं। मैं इसलिए कहूँगा मिसकंसीव्ड है कि एमनेस्टी स्कीम्स का बेसिक ताल्लुक उस वेल्थ के साथ होता है जो समहाउ बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर भी कहीं ना कहीं पिलफरेज हो जाती है। एमनेस्टीज इसलिए नहीं दी जाती कि आपने उसके साथ अपनी सारी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लिंक कर देना, तो पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और उन लोगों के पास होते हैं जो जेन्युइनली आपका ग्रोथ इंजन होते हैं, ताजर के पास होते हैं। और अभी इसमें आपने एक्सक्लूड रखा हुआ है, इसमें कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं, कोई सिविल सर्वेंट है नहीं, वो लोग जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का मुतल्लिक हैं, उनको तो किसी एमनेस्टी में कभी भी आपने उनको बेनिफिट नहीं करने दिया। ठीक है, बिल्कुल। मैं ब्रेक ले लूं और यहाँ मकसद तो इसका दुख है, प्लीज आप ले लें। इसका दुख है क्या? नहीं, वो बता रहे हैं कि दुखी तो नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं है दुख। अच्छा ठीक है, हमें आप भाई नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ। दुख आपको पता है किसको है? अभी दुख का इजहार हुआ नहीं। इनसे पूछ रहे हैं, में ले जाने के लिए आप सवाल से पहले ये मुस्कुरा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज़ फीड। थोड़ा सा टाइम अब कम है अली मोहम्मद साहब, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये ऑपोजिशन तो आपके हर काम में मुखालफत करती है ना, लेकिन ये गैलप सर्वे के बारे में क्या कहेंगे? ये तो कह रहा है कि 55% लोग आपकी मौशी मैनेजमेंट और 60% जो है वो महंगाई के खात्मे के लिए हुकूमती कोशिशों से मुतमईन नहीं है। ये अवामी अदम एतमाद नहीं है तो क्या है? देखिए, गैलप सर्वेस जो होते हैं ना वो 100% सही होते हैं, ना वो 100% गलत होते हैं। आपको एक बैरोमीटर मिलता है, आपके हक में आए तो सही, नहीं मैं कभी भी ये बात नहीं करता। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि सर्विस जो होते हैं उसमें मार्जिन ऑफ एरर हमेशा बड़ा होता है। इस पे भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, अवाम जो है इस वक्त महंगाई हो गई है जिस भी वजह से हुई है, हम कहते हैं इनकी खराब माशी पॉलिसीज की बैकलॉग जो आया, जो कर्जा फलाना जो भी, ये कहते नहीं आप मैनेज नहीं कर सके 9 महीनों में, क्योंकि जो काम 40 साल में नहीं कर सके आप 9 महीने में कर दे, क्योंकि इमरान खान सुपरमैन है। मुझे पुराना पाकिस्तान दे दे। अब पाकिस्तान में इसका भी जवाब है, मैं अपनी बारी में जवाब दिया करें ना, वैसे आपकी बारी इंशाल्लाह दूर तक आने वाली नहीं है, दूर तक। आप कैसे कह सकते हैं? क्या पता अवाम ले आए अगली दफा में, क्या पता ले। अच्छा, मैं अपनी बात करूं, देखें अवाम इन चीजों से असर लेती है। मैं अगर कहूं कि अवाम को तकलीफ नहीं है तो मैं खुदा न खास्ता मैं कज़ब बयानी कर रहा हूँ, झूठ बोलूंगा। मैं कहूं कि अवाम को इन चीजों का गुस्सा नहीं है, गलत बात है, लेकिन ये ऐसी चीजें होती हैं जो वक्ती होती हैं। अभी इंशाल्लाह आपका जो डॉलर कंट्रोल हो जाएगा, मामला स्टेबल हो जाएंगे, दे विल गेट रिलीफ। देखें, पहली बार पाकिस्तान में पिछले 10-1 सालों में, हालांकि उन्होंने कोशिश की थी मलिक साहब ने, उनकी जमात ने, मैं नहीं कह रहा कोशिश नहीं की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। पहली बार रमजान में लोड शेडिंग में बहुत कमी आई है। आपके अफ्तार और सहरी में तकरीबन लोड शेडिंग ना होने के बराबर है। यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू उमर यूब साहब। हाँ, अब ये सर पकड़ने कहीं मसले होंगे, लेकिन देखिए जैसे ये हालात कंट्रोल होते हैं, अवाम की देखिए एक शॉर्ट टर्म 51% लोगों ने आपकी कारकर्दगी को नून लीग से बुरा करार दिया है, उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। सुने मेरी आखिरी बात, एक उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है अवाम की, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में यह है कि अगर अभी प्राइस हाइक हुई है उनको गुस्सा भी होगा, परेशान भी होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म क्या है?
इमरान खान को जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब से बदलने के लिए अवाम तैयार नहीं है। वो 40 साल इनके डसे में 40 साल की डसी हुई अवाम है। होप इमरान खान से है, और जहां होप होती है वहां गुस्सा भी होता है, वहां अफसुदगी भी होती है। होप इमरान खान से है, और अल्लाह के बाद इंशाल्लाह इमरान खान और हम सब मिलके, और मैं कह रहा हूं आप भी हमारे साथ मिलें, मिलके इसको ठीक करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अल्लाह वो दिन ना लाए जब जरदारी साहब दोबारा करप्शन को कम करने के लिए आ जाए, या मियां साहब दोबारा अंधेरे कम करने और रोशनियां बढ़ाने के लिए आ जाए। अल्लाह वो दिन और ना लाए। मलिक साहब, ये गैलप सर्वे को आप कैसे देख रहे हैं सर? चूंकि जहां हुकूमत की मौशी कारकर्दगी पर लोगों ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है ना, वहीं वजीर आजम इमरान खान पर अक्सरियत ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस शो किया है। 58% अप्रूवल रेटिंग है। तो क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि इमरान खान से अभी भी लोगों को होप है कि वो एक ईमानदार और मुखलिस लीडर हैं? आज की इस कैफियत में जब हम ये कहेंगे कि इमरान खान मकबूल हैं, लेकिन इमरान खान किसी सूरत भी अच्छी गवर्नेंस नहीं है। अगर सैम्पलिंग ऑफ क्वेश्चन ये थी कि इमरान खान क्या है, इमरान खान आज अजियत का बाइस है, ये सब जानते हैं। इमरान खान आज मुल्क के अंदर महंगाई, कमर तोड़ महंगाई का बाइस है। इमरान खान सब जानते हैं कि पाकिस्तान में पोलराइज सोसाइटी क्रिएट करने का बाइस है। सब जानते हैं कि इमरान खान ने हेट स्पीच को इस मुल्क के अंदर इंड्यूस किया है। सब जानते हैं कि इमरान खान ने इस मुल्क के अंदर अनार्की फैलाई है। सब जानते हैं कि इमरान खान पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के वो डॉक्टर हैं जो पिछली 70 साल की तारीख में कहीं नहीं मिले। So this is all और सब जानते हैं कि इमरान खान इस मुल्क में स्टेटस को की मौत है, मौत। अच्छा सर वैसे आप लोग मलिक साहब कमाल करते हैं, स्टेटस को के सबसे बड़े अलंबरदार हैं। आपके सामने बैठा एंटी आपके सामने स्टेटस को के सबसे बड़े अलंबरदार इस वक्त इमरान है। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, वैसे आप लोग उस्मान बुज़दार के ऊपर भी काफी क्रिटिसाइज करते थे सर, आपने बड़ा टारगेट उनको किया। आप इस सर्वे में 4 सीएम से बाजी ले गए। वो एज एमपी पंजाब असेंबली, आपको फख्र नहीं महसूस होता अपने सीएम पंजाब पर? इतने खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं अभी से। देखिए मैं आपको ये बताऊं ना, मुझे जब अली मोहम्मद बता रहे थे, मेरे तो भाई हैं, मुझे इनसे काफी उनसियत है। ये जब बता रहे थे ना कि इनकी एमनेस्टी स्कीम क्यों बुरी थी और हमारी क्यों अच्छी है, तो मैंने आपको एक शेर सुनाया था, मैं दोबारा उसको कह देता हूँ। मैं तालिबे नजरे साकी हूँ, मैं महकदे में हूँ, बावजू हूँ। अगर मैं जाऊं तो बुरा हूँ, ये जाए तो वहां पर भी इबादत। उस्मान बुज़दार में फख्र का इज़हार नहीं किया। मैं कहते में भी एक बंदा होना चाहिए ना लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाने के लिए। उस्मान बुज़दार पे फख्र हो रहा है कि अच्छा सुने तो सही ना सर, अगर उस्मान बुज़दार का कंपैरिजन किसके साथ हो सकता है? वो महमूद खान के साथ है ना, तो फिर महमूद खान से तो बुज़दार शायद बेहतर ही होगा। वही वो पीपल्स पार्टी के सीएम के साथ भी है, मुराद अली शाह के साथ। वो जो पीपल्स पार्टी के सीएम है, उनको तो शरीफ आदमी को मुराद अली शाह की और बुज़दार की कॉम्पिटेंस आपस में कहीं मैच नहीं की जा सकती। लेकिन मुसीबत ये है कि वो तो सुबह से लेकर शाम तक नैब की सीढ़ियों पे खड़े हैं। जी ओके ठीक। उनको क्या किसी ने गिनना है किसी सैंपलिंग? तंगी साहब, ये गैलप सर्वे में ना पीटीआई के लिए तो सोचने को बहुत कुछ है, हमने भी उनसे बात भी की। लेकिन सर ये पीपल्स पार्टी के जो सीएम है वो कारकर्दगी के हवाले से 4थे नंबर के ऊपर हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी को अपनी कारकर्दगी पर गौर करने की जरूरत नहीं है? सर किस तरह आप इनके नीचे कोई नंबर नहीं था। मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ। क्या इमरान का ये नारा नहीं था कि जब पैसे रुपए की कीमत गिर जाती है तो समझ ले कि हुक्मरान चोर है? जी कहा था। तो फिर इस वक्त चोर कौन है, सरदारी है या इमरान है? इस वक्त डिसाइड ये बात हो गई कि चोर इमरान है। अभी देखिए मेरी बात सुनिए, गुफ्तगू में एहतियात करें। मैं कल से एक पोल करता हूं, कौन से पूछते हैं? नहीं मैं अभी आपको बताता हूं, अभी सुनाता हूं चोर ये है या वो है? नहीं कहा था, आपको जवाब मैंने नहीं कहा था, इमरान ने कहा था कि जब रुपए की कीमत बढ़ जाती है समझ ले कि हुक्मरान चोर है, और आज हुक्मरान इमरान है, तो इट मींस कि ये डन हो गई कि इमरान चोर है। आपके लिए कहा था नंबर 1। जरदारी साहब के बारे में क्या ख्याल है? तो फिर एमएसटी भी हमारे लिए जरदारी साहब के बारे में क्या ख्याल है? खाना काबा के इमाम है, फिर ये भी हमारे लिए कहा था, फिर IMF के जाना भी हमारे लिए कहा था, फिर हम सारे ममालिक से कर्जे लेना भी हमारे लिए कहा था। तो मैं समझता हूं कि लीडरशिप की ये तौहीन है, ये लीडरशिप की तौहीन है कि लीडर 8 महीनों में अपनी उन कमिटमेंट से ही पीछे हट जाते हैं जो अवाम से ड्यूरिंग द इलेक्शन। देखिए इस गैलप के सर्वे पे मत देखिए
इनके बारे में जब आते हैं बड़ा तो मानते हैं। टूटे दिल से आज जाऊंगा, मेरी ऑफर उन्होंने कबूल नहीं की। हम अवाम के वोट पे यकीन रखने वाली जमात है जो कि 18 जमातें मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला किया और 18 जमातों के मुकाबले में उसने सबसे ज्यादा वोट ली। लाड़काना में एड्स बेकाबू हो रही है, आज भी मैं आपको बता रहा हूं, हजारों रुपए की गंदम गायब हो रही है, पाकिस्तान में हलाकतें हो आज भी रही मैं हैं। आपको बता रहा हूं कि कि सिंध में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपको भी ले जाना चाहता हूं। मुझे आपको भी चैलेंज पता है, मेरा वहीं से ताल्लुक है। नहीं मैं देखिए मैं इस पे बात नहीं करता हूं, अगर किसी जगह पर हकीकत है तो उस पे मैं एक्सेप्ट करता हूं। आपको नजरसानी करनी है उस पे। आप जिन इश्यूज के ऊपर बिलावल भुट्टो वफाकी हुकूमत को क्रिटिसाइज करते हैं, सब कुछ देखिए सही कह रहे कि अगर किसी जगह पर आप जैसे एंकर जाके एक चीज को मेंशन करते हैं तो ये हुकूमत के लिए एक रास्ता है। रोज अगर आप तो रोज बताने को आप उस पे कोई काम तो करें, काम करते हैं। आपने काबू पाया? हमने कब कहा है कि अगर किसी जगह पर गलत काम हो और हम फिर भी उसको ये सीखें आप। हम पीटीआई वाले नहीं, अगर आप अच्छे काम अच्छा मतलब एक जगह बताते हैं कि यहाँ पर गैप्स डिफिशिएंसी हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। हमने कब पीटीआई का रोल अपनाया है कि हम आप बताते भी हैं ये पीछे हट जाते हैं। हम कहते हैं कि जहां हमसे गलती होती है आप मेंशन करते हैं, उस पर अमल करना हमारी मॉरल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम तो मानते हैं। अगर किसी जगह पर हित में कोई प्रोग्राम के आखिर में खबर बताइए, ओगरा ने गैस की कीमतों में भी इजाफे की और अवाम सब कुछ आसमान पे, हम जमीन पे। नहीं, अवाम के जो गरीब अवाम की बात है उस पे अभी हम अवाम के साथ खड़े हैं और ईद के बाद हम नहीं अवाम नहीं। तंगड़ी साहब मेरी बात पे गौर इन्होंने नहीं किया, बड़ा मैं दुखी होकर जाऊंगा। इतनी अच्छी ऑफर मैंने इनको दी कि हम एंटी करप्शन के खिलाफ यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं और जरदारी साहब उसके वाइस चांसलर बने हैं। ये तो आप मुझे बता रहे हैं, हम तो जरदारी साहब उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। कहा था कि हुकूमत वक्त ने पैसे की कीमत कम की तो वो करोड़ करप्ट हैं, चोर है। तो मैं कह रहा हूँ तंगड़ी साहब ने आज बार बार एहतजाज की बात की, क्या आप इनकी ताब ला सकेंगे अगर ये एहतजाज के लिए निकल आए तो? मैं तो उनको वेलकम करूंगा, अपने छोटे भाई बिलावल को हम जो है वो शरबत पिलाएंगे, लेकिन मुझे बड़ा दुख है मेरी ऑफर को कबूल नहीं किया। मुल्क की खिदमत का इतना अच्छा मौका मिल रहा है, एंटी करप्शन के खिलाफ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आसिफ अली जरदारी साहब। उस दिन हम चेयरमैन से मिलने के लिए आए थे और आपने पूरे इस्लामाबाद के रास्ते सील किए थे। तो आप जब कंटेनर देते हैं, आप जो खाना देते हैं, तो इतना मतलब कि सब्र कर लें। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं क्लोज करूं शो सर। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आप ये जो एक महंगाई की नई वेव आ रही है ना, मेरे जैसा सफेद पोश आदमी तो पिस रहा है जी, गरीब की भी कमर टूट रही है। ऐसा ही है। हुकूमत ने ये भी कंसिडर करना होता है कि इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के साथ साथ उन्होंने उन लोगों के भी जीने का हक देना है उनको, बिल्कुल, जो ये छीन रहे हैं उनसे। राइट, फॉर गुडनेस सेक को पॉलिटिकल इंसाइट भी तो लाए ना, सब कुछ टेक्नोक्रेट्स के हाथ में देके सत्यानाश करने लगे हैं। अली मोहम्मद, राइज अप टू द कॉल, वेक अप सर। Inshallah, we have risen up to the call. That's why we have chosen Imran Khan. That's why people have rejected Mia Nawaz Sharif. That's why people have rejected Asif Ali Zardari साहब. Inshallah बेहतर होगा। देखिए बात सुने, मुझे 5 महीने का आपने इमरान खान को चुना, मुझे एतराज नहीं है। आपने इमरान खान को चुना, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन उस चुनाव का इतना भयानक नतीजा होगा, मुझे इस पर एतराज है। नतीजा इंशाल्लाह 5 साल बाद निकलेगा। आप नहीं हंसेंगे, मुझे पता है। इंशाल्लाह बेहतर नतीजा निकलेगा। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से कोई इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।